गैर कानूनी तरीके से भारत नगर में सिटी सर्वे कराने की कोशिश की जा रही थी और आगे भी ये लोग आएंगे, ये लोग बहुत जल्द आएंगे। दाढ़ी के ऊपर और गुंडा बोलने के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप भी बदतमीजी करते हो, जिससे लोगों को हर्ट होता है, लोगों को तकलीफ होता है। क्या होता है कि जब आप किसी पे उंगली उठा रहे तो जाहिर बात है आज आप पे भी उंगली उठ रही है। ये तो मसीहा ही हो गया। शेर मोहम्मद शेख जी, आपके जो मसीहा गरीबों के एडवोकेट यूसुफ खान जी, ये ट्रांसिस कैंप पीएमजी कॉलोनी में भी इनका बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है, बहुत जंगे केस लड़े हैं। आज वो पीएमजी कॉलोनी परेशान है, पीएमजी कॉलोनी को अभी तक एलिजिबल करके नहीं मिला, तो इस बारे में वो मसीहा की आंख नहीं खुल रही। 712 पीएमजी कॉलोनी के लोगों को एलिजिबल करके मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उनका हक बनता है या नहीं बनता है। आज 2.5 साल हो गया है, क्या कर दिया उन्होंने पीएमजी वालों के लिए, उनका बीच का रास्ता तक के गायब हो गया है। हम जो पुराने बचपन से लेके जवानी तक के जिस रास्ते से हम जाते थे, आज वो रास्ते पे तक के कब्जा हो गया है। किनके राज में? इन्हीं बाप बेटों के राज में। शाहनवाज सिद्दीकी जी ने तो वहां पर, क्योंकि हम वहां पर उस वक्त थे, तो वहां पर तो ये कहा था कि मैं अभी 3 साल आमदार हूं और मेरे आमदार में रहते हुए मैं आप लोगों का एलिजिबल वगैरह सब कुछ करा के दूंगा। अभी पूछिए उनसे जाके, हमसे पूछ के क्या मतलब है, उनसे पूछिए। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। यह है शेर मोहम्मद शेख, भारतीय जनता पार्टी के माडा सेल के जिला अध्यक्ष। खास करके हमारी आने की वजह यह है कि कुछ दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया पे देखे हैं कि सिटी सर्वे के बारे में इन्होंने कुछ बात कही है जो पब्लिक के हित में है या नहीं है। इस बारे में जानने के लिए आज हम लोग आए हैं शेख जी से मिलने के लिए और पूछना चाहेंगे कि अब तो कोई गुड न्यूज़ होंगी कि लोगों के हित में कुछ काम हो रहा है, जो एक्टिविटी आप बता रहे हो इसमें लोगों का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए पूछते हैं। शेर मोहम्मद शेख जी, सब में पहले तो आपसे ये सवाल करेंगे कि सिटी सर्वे का जिस तरह से आपने जो इशू किए थे, जो प्रोपोगंडा हुआ था, तो हमारा ये सवाल रहेगा कि आपने 2 दिन पहले इस चीज़ को वायरल किया था, तो ये क्या था, लोगों के हित में इस चीज़ का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि जिस दिन से आपने इस बात पे इससे पहले एपिसोड में बताया था, उसके बाद से तो कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। तो आप हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दो। सबसे पहले आपके चैनल के तमाम व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सलीम साहब, आपने जिस तरह से मुझसे जो सवाल सिटी सर्वे के ताल्लुक़ से जो मुझसे किया है, बड़ा खुशी हुई कि आप लोग जब भी हम कोई कारगुजारी लोगों के सामने लाते हैं तो आप भारत नगर के लिए, आपका चैनल इतना फ़िक्रमंद है कि आप तुरंत हमसे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आप राब्ता करते हो। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। वो इसलिए भी कि आपके चैनल के माध्यम से भारत नगर में बिल्डर के द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं, इसका अवेयरनेस जल्द से जल्द लोगों में पहुंचता है, लोगों में जागरूकता होती है, लोगों में मालूमात पहुंचती है। और आपका चैनल माशाअल्लाह लोगों को एकजुट करने का काम करता है। इसके लिए मैं आपके चैनल का, यकीन मानिए, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब आपके मुद्दे पे आते हैं कि मैंने जो वीडियो चैनल मेरे सोशल मीडिया पे जो मैंने डाली है सिटी सर्वे के ताल्लुक़ से, वो डालने के पीछे रीज़न क्या है ना कि सर, ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हालात पेश आ जाए। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई ऐसी कोई सेंसिटिव चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो भारत नगर के लिए नफ़े या नुकसान के लिए होती है, तो मैं जल्द से जल्द लाकर अपने लोगों के अंदर वो जागरूकता के माध्यम से बोलो कि लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि उनके इलाके के ऊपर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है या क्या कॉन्स्पिरेंसी चालू है, या किस तरीके से लोग भारत नगर को 3310 में डालने की कोशिश जद्दोजहद में लगे हुए। तो ये लोगों में जल्द से जल्द मालूम पड़ जाए, ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ़ क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि आगे आने वाले दौर के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी या मोहल्ले के कोई भी लोग या सोसाइटी के लोग उस लड़ाई को जारी रखें, वो लड़ाई वहीं तक के ना रुक जाए जो हमारी छानबीन चल रही है। सिटी सर्वे के अंदर हमारे को जो ऐसा, ये जो हमने आरटीआई डाल के जो वहाँ से पेपर्स वगैरह निकाले, 1 महीने के आसपास ये चीज़ हो गई थी। और हम लगातार, हमारे जो लीगल एडवाइज़र्स है और जो जानकार लोग हैं, हम उस पेपरों को, तमाम उन पेपर और नक्शों को स्टडी कर रहे थे, बाल से बारीकी
उसके अंदर हम लूप होल्स निकालने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये किस तरीके से, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतने खतरनाक स्तर के ऊपर इन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी है भारत नगर को खड्डे में डालने की। और मैं खुल के माफ़ी चाहूँगा कि मैं खुल के इस वक्त आपको ये नहीं बता सकता कि उसमें क्या चीज़ें हो रही है। वो इसलिए कि हमने जो डीप रिसर्च करने के बाद में जो अभी पेपर्स हमने जो तैयार करे हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को हम जो देने वाले हैं, हमारी शिकायत लिखत में, सरकारी महकमों में, मंत्रालय में, हर जगह, कि ये कितने गैर कानूनी तरीके से भारत नगर में सिटी सर्वे कराने की कोशिश की जा रही थी, और आगे भी ये लोग आएंगे, ये लोग बहुत जल्द आएंगे। तो इनको आने से पहले हम रोक इसलिए रहे कि आप गैर संवैधानिक तरीके से, तो हम चाहते हैं कि भारत नगर के जो ऑफिशियल जो सोसाइटी मेंबर्स वगैरह है, सोसाइटीज़ वगैरह है, उन सबको इस बारे में माहिती होनी चाहिए कि उनका सिटी सर्वे अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ पर जितने धार्मिक इदारे हैं, जितनी एनजीओ, यानी जो भी प्रॉपर्टी, स्कूल्स वगैरह है, अस्पताल, जितने भी इन सब से रिलेटेड है, इन तमाम महकमे के लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके लैंड का डिमाग्रेशन होने जा रहा है। सिटी सर्वे का मतलब ये होता है डिमाग्रेशन, कि किसकी ज़मीन की क्या हद है और किसकी ज़मीन का टुकड़ा कितने बाय कितने का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आखिरी पायदान है। और कहीं ना कहीं बिल्डर इसके अंदर बहुत बड़े फेरो बदल करने जा रहा है, जो कि सरासर गैर कानूनी है और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, वो खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। तो हम पूरी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको उसकी औकात याद दिलाए कि कानून से बढ़कर ना आप हो ना हम हैं। खुल के हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कई जगहों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, काफ़ी चीज़ें मिसप्लेस है डिपार्टमेंट से, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट के पेपर्स कह रहे हैं। और ये बड़ी ही खतरनाक बात है। देखिए, क्योंकि कोई पेपर अगर मिस होता है और अगर आप कहते हो कि वो चोरी हो गया या मिसप्लेस हो गया, तो वो चोर के लिए तो रद्दी है, बराबर है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट किन लोगों के लिए? या तो उस सरकार के डिपार्टमेंट के उस अधिकारी के लिए वो किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं है, या वो बिल्डर के लिए। बाकी लोगों के लिए तो वो रद्दी ही है। तो ये कोई चीज़ चोरी होने वाली या मिसप्लेस होने वाली चीज़ें तो है नहीं, जो कि रिकॉर्ड में होती है, कंप्यूटर में होती है। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम कानून की धाराओं के तहत बाकायदा इन पे एफआईआर दर्ज करवाने वाले हैं कि ऐसी कैसा हो सकता है कि सरकारी महकमों से चीज़ें गायब हो रही है। और इन चीज़ों के ऊपर हम एफआईआर कराएंगे। वक्त और ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमको जाना ही होगा, हमको कोर्ट का सहारा ही लेना होगा, क्योंकि बड़ी टेढ़ी खीर है, बहुत बड़ी ताकत है भूतपूर्व। और इस ताकत के लिए हमारी बहुत बड़ी ताकत है, उससे बड़ी हमारी मोदी जी की ताकत है। शेख जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, इतनी आपकी जद्दोजहद के बाद लोगों के हित में लोगों का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्या गोल गोल जिलेबी की तरह यहाँ के नागरिक घूमते रहेंगे? देखिए भाई, मैं फिर इस बात पे तो मैं आपको क्लियर, क्योंकि आखिरत में मुझे भी मुंह दिखाना है। कोई मरीज होता है ना भाई, तो डॉक्टर सिर्फ उसको दवाई दे सकता है, एम आई राइट? लेकिन वो मरीज को भी कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत बांधनी चाहिए, उसको भी अपने दिल और दिमाग को एक संदेश देना होगा कि नहीं, मुझ पे जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने इलाके के लोगों की। मुझे हिम्मत बांधनी होगी, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर की जो बीमारी को लड़ना होगा। तो मतलब बॉटम लाइन पे यहाँ का भविष्य खतरे में है। जी बिल्कुल खतरे में है। और भारत नगर के लोगों को जागरूक होना चाहिए, उनको इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा और खुद लड़ना पड़ेगा। हम तो साथ देंगे, क्योंकि हम भी इस इलाके के बच्चे हैं, हम साथ देंगे, लेकिन पूरे भारत नगर को एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे को साथ लेकर काम करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी इकाई में ही तुम्हारी जीत है। तुम अगर पार्टी लेवल पे धर्म, जाति और वर्ग और समाज के इसमें अगर तुम फंसे रहोगे, तो कोई भी अडानी का कोई भी आके तुम्हारे को तितर बितर कर देगा, लेकिन तुम्हारी इकाई तुम्हारी ताकत है। आपके अलावा और कोई पार्टी या और कोई किसी की नज़र नहीं है ये चीज़ पे? अभी देखिए, आप भी इसी मोहल्ले के चैनल है, आप रहवासी है, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा। बाकी अगर आपको कोई नज़र आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए भी स्वागत करूंगा कि मोहल्ले के लिए जज्बा अगर उनके पास भी है और उनकी पार्टी भी अगर कुछ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं, लोगों का काम होना चाहिए। हमारा मकसद, हमारे नेता ये कहते हैं कि कैसा भी हो लोगों का काम होना चाहिए, और लोगों का काम होगा, वेल डेवलपमेंट होगा तो देश तरक्की करेगा और मोदी जी का सपना साकार होगा। नहीं, क्योंकि शेख जी ऐसा है ना कि इस चीज़ पे
कोई मेहनत नहीं कर रहा है या किसी का ध्यान नहीं है, ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका ही ध्यान है और आप ही ये चीज़ पे ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे या तो आपका ज़ाती कोई फ़ायदा है या आप किसी और की मदद लेना चाहिए। कि क्या होता है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जाहिर बात है सर्वे के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, तो जागरूकता लोगों में लाना ये किस किस की जिम्मेदारी आप बता सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जवाबदारी बनती है हमारे इलाके की जो सोसाइटीज़ वगैरह है, जो चुन कर आई है, जिनको लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा अपना जताया है, उन्हें वोट दिया है बाकायदा, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है। उनके बाद हमारे क्षेत्र के जो नेता होते हैं, हमारा कॉर्पोरेटर होते हैं, हमारे आमदार होते हैं, हमारे खासदार, तो देखो हमारी पूनम ताई खासदार है और उनका मैं सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो हमारी खासदार कितनी एक्टिव है कि हम कार्यकर्ताओं को बराबर से वॉच पे लगा के रखा है कि क्या भारत नगर में उठापटक कुछ भी अगर हो रही है तो उस पर पहली नज़र भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के भलाई के लिए काम आ सके। ठीक है, हमारा अगला सवाल, पुलिस चौकी पे मोर्चा लेके गए कि आपके कुछ कमेंट्स थे कि दाढ़ी के ऊपर और गुंडा बोलने के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप भी बदतमीजी करते हो जिससे लोगों को हर्ट होता है, लोगों को तकलीफ होता है। क्या होता है कि जब आप किसी पे उंगली उठा रहे तो जाहिर बात है आज आप पे भी उंगली उठ रही, तो जाहिर बात है हर कोई अपने हक के लिए जाके बात करेगा। और आज आप इतने पावरफुल हो गए, आपकी भारतीय जनता पार्टी का इतना पावर आ गया है कि वहाँ पे उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, ये क्या बात है? वो इज़्ज़ो मन तो शाह, वो ज़िल्लो मन तो शाह। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, मैं कौन होता हूँ भाई। दरअसल क्या है ना भाई कि पहले मैं भी किसी और पार्टी में था, तो हमारे इलाके के इसी तरीके से काम मैं करता था, तो जब हम सरकारी महकमों में जब जाते थे ना, तो वहाँ पर भी हमारी भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। हम, मेरे साथ जो सोसाइटी के लोग होते थे, इलाके के लोग होते थे या जो भी, उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी, बड़ी बदसलूकी से पेश आया जाया करता था। हमें हमारे हुकूक नहीं बताए जाते थे, हमारे को एक बोलते हैं ना एकदम गिरी हुई निगाहों से हमको फटफट झिड़झिड़ किया जाता था। लेकिन आप यकीन माने, लेकिन अल्लाह ने एक करिश्मा करा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को इस देश में लाया और हमें उनके नेतृत्व में उस भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। वो करे तो गलत और आप करे तो सही, इस बारे में आप क्या बोलें? नहीं 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 ना, मैं शायद मैं आप तक के पहुंच नहीं पा रहा हूँ या आपको मैं एक्सप्लेन समझा नहीं पा रहा हूँ। बात कहने में उनमें और हम में सिर्फ ये फ़र्क अब आ गया है कि मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। और आपने दाढ़ी के बारे में और गुंडे के बारे में बोले, इस बारे में बोलिए। जी जी, देखिए देखिए, मैं आपको अभी जैसे कि मैं दाढ़ी के बारे में मैं कौन होता हूँ, क्योंकि वो तो हमारे एक नबी की सुन्नत होती है, ठीक है। मैंने कहा है, जो भी कहा है, वो जो भी उनके पास एविडेंस है, जो भी है वो सरकारी महकमे में दिखाए, और अगर कानून को लगता है मैंने कुछ गलत किया तो बेशक मुझ पे कार्रवाई करे, और अगर नहीं किया है तो क्या कर सकते हो उसमें, अब ज़बरदस्ती तो किया नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन रही बात गुंडे की, हाँ मैंने गुंडा बोला है। गुंडा क्यों कहा है मैंने? क्योंकि काले को काला कहेंगे, मतलब सफ़ेद को सफ़ेद कहेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो गुंडा? जी हाँ, मेरे पास सबूत है, मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके, अगर आप बीकेसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, उनके और उनके साथियों के तड़ीपार डायरियों के अंदर नाम है। तो जिनका तड़ीपार डायरी में नाम होता है उनको क्या कहलाया जाता है समाज में? गुंडा कहलाया जाता है। एक बात। दूसरी बात, वो खुद सोशल मीडिया के ऊपर गुंडे का टी शर्ट पहन के अपने आप को गुंडा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आप सोशल मीडिया की बात को टारगेट किए? नहीं नहीं, टारगेट करने की बात नहीं है, ये लोगों को फ़ख्र महसूस होता है अपने आप को गुंडा कहलाने में। बाकायदा ये गुंडे के नाम की प्रिंटें वगैरह बना के लोगों में अपना खौफ फैलाते हैं। तो जो डरते होंगे, ये शेर मोहम्मद शेख के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये किसी के बाप से नहीं डरता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल शेर मोहम्मद शेख से ये रहेगा कि कल हम लोग ने सोशल मीडिया पे जिस तरीके की जानकारी ली है, जिसमें खास करके पॉइंट ऑफ किया गया है एडवोकेट यूसुफ खान को, तो यूसुफ खान जो एडवोकेट है, इससे पहले एपिसोड में शेर मोहम्मद शेख जी ने कहा कि मैं एक क्लाइंट हूँ और क्लाइंट के ताल्लुक से ही मैं जाता हूँ, और कल उनकी जान की अफसोस, जान की जिम्मेदारी, जान का एक फ़िक्रमंद होके बताए, तो इस बारे में क्या क्या वजह हो सकती है, ये हम शेर मोहम्मद शेख जी से जानना चाहेंगे, बोलिए। देखिए, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, एक समाज सेवक हूँ, और मैंने जहाँ पर देखा कि जिन लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, जिनके तड़ीपार डायरियों में नाम है और जिनके बाकायदा जिनकी एक्टिविटी इतनी बद से बदतर है इस इलाके के अंदर के लोग यहाँ इनसे खौफ नहीं खाते। असल में क्या है, इनके पीछे बिल्डर का हाथ है, बिल्डर का हाथ अड़ गया तो ये क्या है, शून्य, कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो लोग
इस बारे को बता रहे वीडियो में, अपने आप से खुद वो भाषण में उनके वीडियो में वो बोल रहे हैं कि यूसुफ खान किन से मिलते हैं, यूसुफ खान किस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी गाड़ी का नंबर क्या है, वो किस टोल नाके से गुजरते हैं, वो किन लोगों से मिलते हैं। दैट मीन्स उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, यानी उनकी रेकी की जा रही है, और ये भारतीय संविधान के अंदर एक ऑफेंस है। आप तो मसीहा बता रहे, गरीबों के मसीहा। नहीं, बेशक मैं जब से मतलब मैंने जो लोगों का जो केस मैंने यूसुफ खान साहब के पास में दिया है, और जिस तरीके से वो केस लड़ रहे हैं, जो आदमी फीस नहीं लेता है, जो आदमी पेपर तक के एक जेरोक्स तक के अपने जेब से लोगों को, गरीबों के लिए, ये 99 लैक्स जो लिए ले वो गरीब है। नहीं भाई, जो यहाँ पर ऑफिशियल जो पत्थर नगर में अभी भी जिनके स्ट्रक्चर है, जो अभी भी मौजूद है, जिनको यहाँ से हटाने और यहाँ से मतलब स्कूल के रास्ते के बहाने जिनकी चलती रोजी रोटी को बंद करने का काम किया जा रहा है, जिनके घर उजाड़ने की बात की जा रही है, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, मजलूम लोग हैं, जिनके ऊपर जुल्म करने का काम किया जा रहा है। और वैसे लोगों को, जिसमें से जो हैसियतमंद थे उनको उन्होंने फीस ली है, लेकिन जो हैसियतमंद नहीं थे उनको उन्होंने मुफ्त में काम किया है हमारी रिक्वेस्ट पे, तो भाई वो गरीबों के लिए तो मसीहा ही हो गया ना। शेर मोहम्मद शेख जी, आपके जो मसीहा गरीबों के एडवोकेट यूसुफ खान जी, ये ट्रांसिस कैंप पीएमजी कॉलोनी में भी इनका बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है, बहुत जन के केस लड़े हैं। आज वो पीएमजी कॉलोनी परेशान है, पीएमजी कॉलोनी को अभी तक एलिजिबल करके नहीं मिला, तो इस बारे में वो मसीहा की आंख नहीं खुल रही है। देखिए, ये सवाल आप उनसे करें। मैं जिस तरीके से मैंने जो लोगों के केस उनको दिए थे, तो वो मेरे लोगों का केस बड़ी ईमानदारी से लड़ रहे हैं और उसका रिजल्ट हमको हासिल हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ उनके उस मसले तक के ही, बाकी वो उनके निजी है, उनके क्लाइंट्स है। लेकिन ये वार्ड आपका ही है। बेशक हमारे इसके अंदर आता है, लेकिन जिस वक्त ये हादसा गुजरा है, ये आमदार साहब जो हमारे बैठे हुए नौजवान डैशिंग आमदार है, जो सिर्फ नाम के है, लगता है काम तो वो यहाँ पर कुछ करते हुए नज़र आते नहीं है। जब हम कांग्रेस में थे तब भी वो ज़ीरो थे, वो आज भी ज़ीरो है। एमएलए जीशान सिद्दीकी जी पे सवाल उठ रहा है यहाँ पे कि ये एलिजिबल कराना इनकी जिम्मेदारी थी। आइए आगे पूछेंगे, तो क्या बोलेंगे आप? बेशक वो यहाँ के आमदार थे, ये उनकी जवाबदारी थे, क्या है अभी भी। लेकिन कभी आपने देखा है कि उनको भारत नगर के मसलों के ऊपर उनको खुलेआम आके बिल्डर से बात, हम देखो हम एक अदना से कार्यकर्ता है, लेकिन आप चलिए डिपार्टमेंट के अंदर, एसआरए में, म्हाड़ा में, एमएमआरडीए में, आप जिस महकमे में बोलिए उस महकमे के अंदर हम एक जिस तरीके से अधिकारी से बात करना चाहिए, तमीज़ के दायरे में रहकर, और जहां पर हमारे गरीबों का अगर हक मारा जाता है तो उनको किस तरीके से उनको कानून याद दिलाना है और किस तरीके से और किस लहजे में बात करना। आप हमारा जलवा देखिए ना। आपके पार्टी के एमपी भी यहाँ पे है, वो कभी ये चीज़ में गौरव नज़र नहीं करे, गौरव फिक्र नहीं करे, यहाँ की आवाम के बारे में नहीं सोचे, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, हम काहे के लिए बैठे हैं? हर काम के लिए एमपी नहीं दौड़ेगी ना। हम बैठे हैं उनके सिपाही, यहाँ पर यही काम लेके जाके हम वहाँ पर देते हैं, और जहाँ तक के हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, और जहाँ पर हमसे नहीं तो हमारी मैडम का खाली बोलते हैं ना ऑफिशियल एक लेटर ही काफ़ी हो जाता है। क्योंकि देखिए वो एक सांसद है, और सांसद को हर चीज़, कायदा कानून और हर चीज़ को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और जहाँ डिपार्टमेंट अगर गलत कर रहा है आवाम के साथ, तो वो वहां पर डिपार्टमेंट में घुस के लोगों का काम कराना बेहतर, आपसे हमसे बेहतर जानती है। और शेर मोहम्मद शेख जी, क्या 712 पीएमजी कॉलोनी के लोगों को एलिजिबल करके मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उनका हक बनता है या नहीं बनता है? आज 2.5 साल हो गया है। सर, बेशक मिलना चाहिए। अगर वहाँ के लोग अगर हमको लिखत में शिकायत देंगे, तो जिस तरह हम यहाँ पर के जो लोग हमको लिखत में शिकायत दे रहे हैं, जैसे कि पत्थर नगर वाले और भी दूसरी जो सोसाइटी वाले जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, अगर वो भी हमको देंगे लिखत में अगर हमको शिकायत, तो हम उनके हक के लिए भी लड़ना शुरू कर देंगे। कोई आए तो सही ना भाई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो हम बनेंगे नहीं। किसी को तकलीफ है तो डॉक्टर के पास वो जाता है और डॉक्टर को बताता है, तब जाके डॉक्टर उसका इलाज करता है। तो वो आवे, हमसे जुड़े, हमको बताए, तो हम उनका जरूर उनका साथ देंगे। ना तो डेमोलेशन के टाइम पे तो सब लोग आए थे। नहीं, देखिए डेमोलेशन के टाइम पे तो उस वक्त के जो आमदार थे, बाप बेटे दोनों आके बैठे थे। उस वक्त में तो जितेंद्र आवाड़ साहब भी आके बैठे थे। तो आप मुझे बताइए, अब मेरा आपसे सवाल है, वो तो आमदार है, एक मिनिस्टर थे, एक एक्स मिनिस्टर थे, क्या कर दिया उन्होंने पीएमजी वालों के लिए? उनका बीच का रास्ता तक के गायब हो गया है। हम जो पुराने बचपन से लेके जवानी तक के जिस रास्ते से हम जाते थे, आज वो रास्ते पे तक के कब्जा हो गया है। किनके राज में? इन्हीं बाप बेटों के राज में। इन्हीं जितेंद्र आवाड़ जी उस टाइम पे मंत्री थे, हाउसिंग मिनिस्टर थे, इनके राज में हुआ है। हमारे
राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी स्टेट में, तभी जब ये सब चीज़ हुई है कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना की, राष्ट्रवादी की अलायंस सरकार थी, उनकी सरकार में ये सब काम हुआ है और मैंने तभी भी अपनी आवाज़ उठाई थी, लेकिन हमारे आमदार को सुनने के लिए वो वक्त में फुर्सत नहीं थी। निशांत बाबा सिद्दीकी जी ने तो वहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ पर उस वक्त थे, तो वहाँ पर तो ये कहा था कि मैं अभी 3 साल आमदार हूँ और मेरे आमदार में रहते हुए मैं आप लोगों का एलिजिबल वगैरह सब कुछ करा के दूंगा। अभी पूछिए उनसे जाके, हमसे पूछ के क्या मतलब है, उनसे पूछिए। तो हमारा अगला सवाल एमएलए जीशान सिद्दीकी जी से होगा कि 712 घरों का भविष्य क्या है। फिर पूरे भारत नगर, पूरे 92 वार्ड की बात करेंगे, ठीक है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा एक कदम आगे बढ़ के कि जब चुनाव वो लड़ रहे थे, जब वहाँ पर ये आमदारगी का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके मंच पे मैं ही खड़ा था और उन्होंने तो ये तक के कहा था ये हमारे पीछे जो बीएमसी का अस्पताल है, ये अस्पताल को मैं बाबा हॉस्पिटल से भी बड़ा आलीशान हॉस्पिटल बनाऊंगा। आज वीरान बंजर मैदान होके पड़ा हुआ है, म्हाड़ा की एनओसी दिला दो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी आमदार साहब, एनओसी दिलवा दो कम से कम, इतनी तो मेहरबानी कर दो भारत नगर वालों पे। 5 साल में कुछ तो याद करेंगे तुमको कि भाई कुछ तो काम किया करके। ये आम आवाम के साथ धोखा हुआ है, डेमोलेशन का नारियल फोड़ा गया लेकिन ओपनिंग का कोई ठिकाना नहीं है। तो आइए देखेंगे इस वार्ड में क्या क्या होता है और किस किस किस्म का स्कैम है और किस किस का हाथ है, ये सब चीज़ों पे हमारी नज़र रहेंगी। मैं अपनी बात ख़त्म करूं इससे पहले कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, आग कैसी भी हो ये आग जलनी चाहिए। विदाई लूँगा सर, आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक हो जाओ, इकाई में ही ताकत है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।